हेलो नमस्कार सभी को, आपका अपने ब्यूटीफुल चैनल में स्वागत है। चलिए हम लोग मैट्रिक्स को पढ़ रहे थे। तो मैट्रिक्स में हम लोग एडजॉइंट, पिछले वीडियो में हम एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़े थे और फिर इन्वर्स पढ़े थे। तो आज हम लोग एक एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे जाएंगे कि उसका जो सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे हम मतलब एग्जामिन कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकन्सिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट हुआ तो फिर उसके बाद कितना सॉल्यूशन हो सकता है, और इनकन्सिस्टेंट हुआ तो उसके बाद उसका क्या कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अच्छे से समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है। एक तो चलिए कॉपी पेन पहले निकाल लीजिए। तो कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट में किसको कहते हैं? तो ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज said to be consistent if its solution exists। देखिए ये क्या है कि ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्यों हम बोले यहाँ पे, तो आपको हम बता दिए थे कि जैसे 2x + 3y = 4 है, और यहाँ 3x + 5y = 6 है। तो यहाँ पे हमको x और y का वैल्यू तभी फाइंड होगा जब तक कि हम दोनों इक्वेशन को यूज ना करें। ठीक है, इसमें से कोई एक इक्वेशन अगर गायब हो गया तो हम यहाँ से x और y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। आप सिंगल इस इक्वेशन से x y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, सिंगल आप x y का वैल्यू इस इक्वेशन से भी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और वेरिएबल दे दें, यहाँ पे एक और वेरिएबल दे दें, जैसे 4z दे देते हैं, और यहाँ पे 6z दे देते हैं, और 9 और 8। तो यहाँ पर इस दो इक्वेशन से भी हम x y z का वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर 3 वेरिएबल है तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए। कितना इक्वेशन चाहिए? 3 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x y z का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंगल इक्वेशन में लिखते थे ax = b। ठीक है, ax = b, ये सिंगल, ये तीनों को मिला के हम ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो कंसिस्टेंट किसको कहते हैं? ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। एक ऐसा कंसिस्टेंट तब कहलाएगा जब उसका सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन मीन्स निकलेगा मतलब क्या, कि उसका सॉल्यूशन हो या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर मैनी सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन हो सकता है। तो सॉल्यूशन में क्या क्या हो सकता है? 1 और मैनी सॉल्यूशन, मतलब मोर देन 1। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब 1 सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन होगा, या तो फिर यूनिक सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, या फिर मोर देन 1 हो गया तो मैनी सॉल्यूशन। तो जिसका सॉल्यूशन हो, अगर सिंगल भी हुआ सॉल्यूशन तो वहाँ पे हो गया कंसिस्टेंट, या फिर ज़्यादा हो गया तो भी मैनी सॉल्यूशन हो गया तो भी कंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट किसको कहते हैं? ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज said to be inconsistent if its solution does not exist। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जिसका कि सॉल्यूशन जो हो, जिसका सॉल्यूशन हम निकाल ही ना पाए। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। जिसका सॉल्यूशन हो गया, ये मैनी सॉल्यूशन हो या फिर यूनिक सॉल्यूशन हो, उसको कहेंगे कंसिस्टेंट। जिसका सॉल्यूशन नहीं हुआ उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम एग्जामिन कैसे करेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, और a3x + b3y + c3z = d3। ठीक है,
ये इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि a इक्वल टू क्या होगा, पिछली वीडियो हम लोग देख चुके हैं। ये हो गया a1, यहाँ b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3 और c3, ठीक है। और यहाँ पर मैट्रिक्स b क्या हो जाएगा आपका, d1, d2 और d3, और x क्या हो जाएगा, x, y, z। इतना तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसको सिंगल में अगर लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, ax इक्वल टू b, ये मैट्रिक्स होता है, ये तो आ रहा होगा, ax इक्वल टू b, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले अगर चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है, एग्जामिन करना है, ठीक है। एग्जामिन मीन्स चेक करना है, ठीक है। चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हमको जो मैट्रिक्स ए दिया है, a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3, इसका हमको डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ेगा। सुनिए, तो यहाँ पर अगर डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू जीरो नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट्स जीरो हो जाए, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट्स अगर जीरो नहीं हुआ, कुछ भी हो जाए, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो से माइनस भी आ सकता है। तो इसका मतलब यह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो इसका मतलब ये जो हो गया, मतलब सिस्टम जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। अब समझते हैं इसको कि अगर मॉड ए इक्वल टू जीरो नहीं हुआ, डिटर्मिनेंट्स इसका जीरो नहीं हुआ, तो वो तो कंसिस्टेंट हो गया। इसका मतलब वो इक्वेशन कैसा होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट, लेकिन यूनिक होगा। कंसिस्टेंट में भी दो चीज़ होता है, अगर कंसिस्टेंट है तो वहाँ पे वन सॉल्यूशन होगा, वन मतलब यूनिक सॉल्यूशन, वन मतलब ही होता है यूनिक, वन मतलब क्या होता है, यूनिक, ठीक है, और मैनी सॉल्यूशन। तो अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, मतलब कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स अगर जीरो नहीं हुआ, मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो वो कंसिस्टेंट तो होगा, बट कंसिस्टेंट के साथ वह यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, उसका एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। ये तो समझ में आया। एक केस ये है, पहला केस ये हो गया, लेकिन सेकेंड केस क्या है इसको कहाँ लिखे, चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं, इसको यहीं पे देखते हैं, ठीक है। इसका सेकंड केस क्या है, सेकंड केस टू हो गया, ये आपका क्या था, केस वन। तो केस टू में क्या हो जाएगा कि अगर मान लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू जीरो हो गया, तो सिस्टम जो हो गया ये डाउटफुल हो गया। सिस्टम क्या हो गया, डाउटफुल हो गया, कि कंसिस्टेंट भी हो सकता है, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट भी होगा। फिर से समझेंगे कि अगर जीरो नहीं हुआ तो पक्का है कि कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है कि उसके साथ साथ यूनिक सॉल्यूशन भी है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट्स उसका जीरो हो गया, मतलब मैट्रिक्स जो हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये सिस्टम जो होगा मतलब डाउटफुल हो गया, मतलब यहाँ पे इट में बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इट में बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि अगर मान लेते हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हो गया, डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, तब एक कंडीशन और करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करेंगे। अगर ये जीरो हो गया, और एक कंडीशन और हो सकता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करेंगे और ये जीरो नहीं होगा। तो अगर जीरो हो गया तब तो ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, लेकिन मैनी सॉल्यूशन होगा उसका। क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा। और एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट जीरो, मतलब इक्वल टू जीरो नहीं हुआ, तो इसका मतलब हो गया ये इनकंसिस्टेंट है। ये क्या है, इनकंसिस्टेंट मतलब एग्जिस्ट करता ही नहीं है। समझ में आई बात। फिर से एक बार कि डिटर्मिनेंट्स अगर जीरो नहीं आया तो हो गया कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो यहाँ पे कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी होता है। लेकिन अगर उसके बाद एडजॉइंट ए को बी से एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, फिर अगर जीरो हो गया तो आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा ए का। तो एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अगर जीरो आ गया तो वो क्या हो गया, कंसिस्टेंट के साथ वो हो गया मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे था कंसिस्टेंट के साथ यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन एडजॉइंट ए इंटू बी अगर जीरो नहीं हुआ तब वो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। मतलब कहने का कि अगर डिटर्मिनेंट्स
निकालेंगे, जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया, तब तो आपको ये सब एडजॉइंट निकालना है नहीं, क्योंकि वो कंसिस्टेंट हो गया, पता चल गया और यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तब आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, इनटू करेंगे बी से तो जीरो हो गया तो कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशन, अगर इनटू बी से करेंगे और जीरो नहीं हुआ तो आपका इनकंसिस्टेंट हो गया, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता। इतनी सी बात है। चलिए अब हम लोग एक दो क्वेश्चन को चेक करते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सबसे पहले अब यहाँ पे हम इसको ब्रीफली बता देते हैं कि कैसे इसको मतलब अगर आपको अच्छे से समझना हो तो एक जगह कैसे इकट्ठे करके लिखेंगे, ठीक है। तो सिस्टम जो है, अगर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए दो कंडीशन हो सकता है। अगर डिटर्मिनेंट्स जीरो हो गया, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स जीरो हो गया, तब यहाँ से रूट है क्या, यहाँ से क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और कंसिस्टेंट के साथ साथ क्या हो जाएगा, वो उसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स जीरो नहीं हुआ, तब यहाँ पे दो केस हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है, और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर कंसिस्टेंट है तो यहाँ पे हम देख लिए कि डिटर्मिनेंट्स निकाल लिए, जीरो हो गया तो कंसिस्टेंट तो है लेकिन यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स निकाल लिए, अगर जीरो नहीं हुआ तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट, यहाँ डाउटफुल है, ये क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। तो यहाँ पर अब हम चलेंगे कि एडजॉइंट ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू क्या करेंगे, बी करेंगे। एडजॉइंट ए इंटू क्या करेंगे, बी करेंगे। अगर ये जीरो हो गया तब ये कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट के साथ ही ये क्या हो जाएगा, मैनी सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, मैनी सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे। अगर जीरो नहीं हुआ तब इनकंसिस्टेंट है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, इक्वेशन डज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इतना सा बात है, इसको आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। ये तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट्स निकाल लिए, जीरो हो गया तो कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट्स निकाले, जीरो नहीं हुआ तो कंसिस्टेंट के साथ साथ क्या हो गया, अब एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे, जीरो हो गया तो कंसिस्टेंट के साथ मैनी सॉल्यूशन हो गया। और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे और जीरो नहीं हुआ तो ये इनकंसिस्टेंट है। इतनी सी बात है। इसको आपको क्या करना है, अच्छे से कॉपी में चार्ट बना के रख लेना है। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ, इसको उतार लीजिए अच्छे से, पहले कॉपी में नोट कर लीजिए कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी किसको कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हटा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट्स जीरो हो गया, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंटी अगर कंसिस्टेंट होगा तो इक्वल टू जीरो हो गया तो मैनी सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट में डज नॉट इक्वल टू जीरो, एडजॉइंट निकाल के, ठीक है। इसको आप हटा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। x + 3y = 5, 2x + 6y = 8, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। अब इसमें हमको क्या करना है, एग्जामिन करना है कि कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे चेक, तो आपको यहाँ पे पता करना है कि a = यहाँ पे क्या दिया है, हियर a = क्या दिया है, 1, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y 2, 6, ठीक है। तो सबसे पहला कि आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स ही निकाल देना है। क्या निकाल देना है, डिटर्मिनेंट्स निकाल देना है। अगर डिटर्मिनेंट्स निकाल देंगे 2, 6 तो इसका डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, 6 - 6 = क्या हो गया आपका, 6 - 6 कितना हो गया, 0 हो गया ना। 1326 1326 1326 तो 6 - 6 कितना हो गया, 0 हो गया। अगर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये डाउटफुल हो गया। वो क्या हो गया, डाउटफुल हो गया, क्योंकि आपको हम बताए थे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ a = अगर 0 हो गया तो यहाँ पे कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अब यहाँ से हमको केस 1 और केस 2 पे जाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि b = क्या दिया था आपका, 5, 8, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर वहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन
फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो। तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, इतना बात तो समझ में आता है। तो इस कितना हो गया आपका 6 और 3 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है। और कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड रो, सेकेंड रो का क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस हो गया 3 हो गया लेकिन माइनस में, और ये क्या हो जाएगा आपका 6 1, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका लेट्स कोई वेक्टर मैट्रिक्स हो गया C, क्या हो गया 6 -2 6 -2 -3 1। ये आपको हम जब एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर रहे थे उस समय आपको समझा दिया है, ठीक है। तो अब इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो 6 -2 -3 1 हो गया, यही होता है एडजॉइंट ऑफ क्या हो गया आपका A। कोई दिक्कत है, ऑफ को हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ A। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एडजॉइंट ये हो गया है तो आपको क्या करना है, एडजॉइंट A को B से मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट A को B से मल्टीप्लाई करना है। तो एडजॉइंट A कितना है आपका 6 -3 -2 1, ठीक है। अब B कितना हो गया आपका 5 8, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको ऐसे करेंगे तो 6 5 जा 30, 3 को 8 से -24, ठीक है, ये हो गया। और इसको इससे कर दिए, अब इसको इससे करेंगे, -2 को 5 से, -2 × 5 कितना हो गया -10, और 1 को 8 से 8, तो कितना हो गया आपका 6, और ये हो गया आपका -2, कितना हो गया 6 और -2। इसका मतलब एडजॉइंट A × B ये जीरो नहीं हुआ, ये जीरो नहीं हुआ। अगर जीरो नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जीरो एडजॉइंट A × B अगर जीरो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो गया, इसका मतलब एडजॉइंट A × B डज इक्वल टू नॉट जीरो होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम जो हो गया क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। और जब इनकंसिस्टेंट हो गया तो उसका वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आया। क्वेश्चन क्या था, x + 3y = 5, 2x + 6y = x 8, तो 1 3 2 6 हो गया, 1 3 2 6। यहाँ से देख चेक कर लिए सबसे पहले, अगर यहाँ जीरो नहीं होता, कुछ भी आता, जीरो नहीं आता और कुछ भी आ जाता तो इसका मतलब सिस्टम कैसा था, कंसिस्टेंट था और यूनिक सॉल्यूशन हो जाता। लेकिन यहाँ जीरो हो गया तो आपको ये निकालना पड़ जाएगा, जीरो हो गया तो ये निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अब अगला क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं अच्छे से। तो ये क्वेश्चन दिया है x + 2y = 7, 3x - y = 8 दिया है, ठीक है। तो आप इसको अगर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन इन ए सिंगल फॉर्म अगर आपको लिखना हो तो ax = b, जहाँ पे a = हो गया आपका क्या, वेयर a = क्या हो जाएगा 1 2 3 -1, और b क्या हो गया आपका 7 और 8, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अगर चेक करना है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना है 1 2 3 -1। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया -1, और ये क्या हो गया 6, तो ये क्या हो गया -5। अब देखिए जो कि जीरो नहीं है, जीरो अगर आ जाता तब तो दिक्कत था कि केस 2 और केस मतलब आपको डाउटफुल था, कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी होता है। लेकिन अगर जीरो नहीं आया तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या हो गया, नॉन सिंगुलर। और हम आपको बताएं कि जब जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब हो गया, इट मीन्स क्या, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, ये क्या हो गया कंसिस्टेंट, क्या हो गया कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है, इतनी सी बात है। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया, कंसिस्टेंसी कैसे एग्जामिन करेंगे, इनकंसिस्टेंसी कैसे करेंगे। और हाँ, कंसिस्टेंसी को हिंदी में संगत कहते हैं। कंसिस्टेंट, कोई भी इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसको बोलेंगे संगत, और इनकंसिस्टेंट को बोलते हैं असंगत, ठीक है, ठीक।
तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को, किसी भी समीकरण को हम ये चेक कर पाएंगे कि वह संगत है या असंगत है। कैसे? डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। डिटर्मिनेंट्स निकल गया, अगर जीरो हो गया तब तो फिर डाउटफुल है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट। फिर उसके बाद एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे, अगर जीरो हो गया तो फिर तो आपको समझ में आ गया, अगर जीरो नहीं हुआ तो फिर आपका क्या हो गया, अलग चीज़ है। लेकिन अगर यहाँ डिटर्मिनेंट्स आ गया, जीरो आ गया, तो इसका मतलब जीरो नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है और सॉल्यूशन यूनिक है। इसका कोई दिक्कत है? चलिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।